कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। काव्यांश कांची के होंठों को अपने होंठों में कैद कर अपने हाथों को कांची के चेस्ट पर रख कांची को पीछे वाल पर धक्का देकर उसे रुडेली किस करने लगा। वक्त के साथ उसकी किस रफ हो रही थी। उसने कांची के होंठों को काट काट के जख्मी कर दिया था। कांची को अब दर्द महसूस होने लगा था। कांची अपने दोनों हाथों को काव्यांश के नेकेड चेस्ट पर रख काव्यांश को खुद से दूर करने लगी। कांची के धक्का देने से काव्यांश 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन वह कांची के होंठों से हटकर अपने चेहरे को कांची के गले छुपाकर कांची की खुशबू को महसूस करने लगा। कांची के बॉडी से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसे अच्छी लग रही थी। वह अपने होंठों के कांची नेक पर रख सॉफ्टली किस कर रहा था। कांची जो ठंडे शावर में भीग रही थी, लेकिन अपने गले पर गर्म होंठ को महसूस कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। काव्यांश अपने टंग से कांची के गले को सक करते हुए कसकर बाइट कर लिया, जिससे कांची ने अपने हाथों में काव्यांश के बालों को पकड़कर खींच लिया और उसके मुंह से आह निकल गई। कांची की आह सुन काव्यांश एक्साइटेड हो गया। वह कांची के ड्रेस की जिप को धीरे धीरे कर खोलने लगा। काव्यांश कांची को अपने शोल्डर पर उठाकर वॉशरूम से निकलकर बेडरूम में आकर कांची को बेड पर लाकर लेटा दिया और रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी। उस रूम में सब छोटी ही बेड साइड टेबल पर रखा पहलो बल्ब जल रहा था, जिससे कांची बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। काव्यांश कांची के पास आकर प्यार से कांची के भीगे गालों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। काव्यांश ने कंफर्टर से खुद का और कांची को कवर कर कांची की पूरी बॉडी पर किस करते हुए बाइट कर रहा था, तो वही कांची अपने नाखूनों से काव्यांश की बॉडी पर निशान बना रही थी। उस रूम में कांची की सिसकियां गूंज रही थी। काव्यांश ने कांची पूरी बॉडी पर हर जगह बाइट मार्क बना दिए थे। उसने काव्यांश की बैक पर अपने नाखून गड़ा दिए। काव्यांश को बहुत ही जेंटली प्यार करता रहा। आधी रात गुजारते ही दोनों ही थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह के 7 बजे कांची का फोन लगातार रिंग कर रहा था। अपने फोन की रिंग सुन कांची अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में रोलर कोस्टर चल रहे हैं। अपने सिर को पकड़कर बेड पर बैठे हुए अपने फोन को इधर से उधर ढूंढने लगी, लेकिन जब उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली तो उसे बेड के चारों तरफ अपने कपड़े गिरे दिखाई दिए और साथ में एक आदमी के कपड़े भी थे। ये सब देखकर कांची शॉक्ड हो गई। उसे अपने पैर पर किसी का भारी पैर महसूस छोटे हुआ। कांची ने जब अपने साइड में देखा तो एक लड़का पेट के बल सोया हुआ था। उसकी बैक कांची की तरफ थी। अपने बगल में किसी लड़के को देख कांची का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वह जल्दी से उठी और अपने कपड़ों को पहनते हुए वॉशरूम में चली गई। उसने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और कल रात क्या हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगी। कल रात की कोई भी यादें उसे याद नहीं आ रही थी। कांची गुस्से से वॉशरूम से निकल कर उस लड़के के पास आकर खड़ी होकर उस लड़के को मार डालने वाली नजरों से घूर रही थी, जो अभी बड़े ही आराम से सो रहा था। कांची ने गुस्से से उस आदमी के साइड बेड पर रखे मग को उठाकर उसमें का पूरा पानी उस लड़के के ऊपर गिरा दिया। पानी गिरने से काव्यांश की नींद खुल गई। वो भी अपने सर को पकड़कर बैठ गया। उसने अपने पेंट रात में ही पहन लिए थे। कांची ने जब काव्यांश को देखा तो वह शॉक्ड हो गई और 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। काव्यांश भी शॉक्ड था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से भरा था। उसने अपनी ब्लू कोल्ड आंखों से कांची को देख कन्फोटा को उठाकर जमीन पर फेंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्यांश ने जब कन्फोटा उठाकर फेंका तो बेड शीट का नजारा देख दोनों के ही आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह वाइट बेड शीट खून से रेड हुई थी। कांची के आंखों में आंसू था। कांची के बाइट मार्क्स और काव्यांश के बॉडी पर खरोचे इस बात के सबूत थे कि उन दोनों ने कल रात सेक्स किया है, वह भी अपनी मर्जी से, और उन्हें ये करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। कांची नीली आंखें समादार की तरह भर आई। वह आखिर उस इंसान पर चिल्लाती कैसे? यह उसे कुछ कहती कैसे?
जबकि यह सब उन दोनों के मर्जी से हुआ था। कांची ने सोफे से अपनी जैकेट को उठाया और बिना एक वर्ड कहे रूम से बाहर चली गई। कांची उस होटल से निकलकर सड़क पर चलती जा रही उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्यों किया और कैसे हुआ। उसने अपने फ़ोन को निकालकर रणवीर को कॉल लगाया तो 2 रिंग के बाद फ़ोन रिसीव हुआ। कांची ने हेलो कहा था कि उसकी नज़र अपने सामने कुछ दूर खड़ी कार पर पड़ी जो कि ट्रैफिक की वजह से रुकी थी। वह रोड के कॉर्नर पर थी। रणवीर कार में किसी लड़की साथ बैठा था और वह लड़की रणवीर से उसका फ़ोन छीनकर कार की बैक सीट पर फेंक दिया। रणवीर और वह लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। कांची का दिल टूट गया। वह लड़खड़ा कर पीछे चली गई। कांची का फ़ोन अभी भी लाइन पर था। उसे रणवीर और लड़की बीच हुई किसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह लड़की रणवीर से कहा, तुम तो मुझसे ज़्यादा कमीने हो, मैंने तो तुम्हारे नशे का फ़ायदा उठाया, लेकिन तुमने तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बॉस के बैड की मिस्ट्रेस बना दी। तुम्हारे अंदर गट्स बहुत है, कोई अपने प्यार को किसी और के साथ सोने कैसे दे सकता है। रणवीर उस लड़की को खुद से दूर कर कहा, मेरा बॉस चाहता था कि मैं अपनी फियांसी का दिल तोड़ूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसके पानी में ड्रग मिलाया जिससे उसे नशा हो और इल्यूजन हो, उसे मेरे बॉस की जगह मैं दिखूं। मैं जानता था मेरे बॉस कभी इतना घटिया काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उनकी भी ड्रिंक को स्पाई कर दिया। अब मैं आराम से उसे हासिल कर पाऊंगा। वो ये सब कहकर दोबारा से उस लड़की किस करने लगा। कांची दूर खड़ी उनकी किस और उनकी बातें सुन रही थी। तभी वहां एक ऑडी कार आकर रुकी। उस ऑडी कार का मिरर नीचे हुआ। काव्यांश अंदर बैठा ये सब देखकर कांची को देख आंखों के इशारों से कांची को कार में बैठने को कह रहा था। कांची ने अपने आंसू साफ किया और वहां से चली गई। काव्यांश गुस्से से मुट्ठी भींच ली और फिर वह भी वहां से चला गया। कांची क्या करेगी? क्या दर्द देने वाला दर्द की दवा बनेगा? कांची जब घर आए तो उसकी मामा हॉस्पिटल जा चुकी थी। वह बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम में चली गई। वह रूम में आई तो उसे अपने कानों में रणवीर की बातें सुनाई दे रही थी। उन बातों पर यकीन करना नामुमकिन था। अगर यह बात उसे किसी और ने कही होती तो शायद कांची कभी इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन कांची ने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को अपने हाथों में लेकर अपनी मुट्ठियों में मसल रहा हो। कांची चीख चीख कर रोना चाहती थी। उसका प्यार, उसका गुरूर सब कुछ टूट चुका था। कांची ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर अपने आप को ड्रेसिंग मिरर में देखा तो हैरान थी। उसकी पूरी बॉडी पर काव्यांश के बाइट मार्क्स थे और वह बाइट मार्क्स लाल से नीले पड़ रहे थे। कांची की आंखों से अपने आप आंसू किसी मोती की तरह उसके दूध जैसे मखमली गालों पर गिर रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। एक रात में उसका पूरा वजूद बदल चुका था। उसे जिस बात का गुरूर हुआ करता था, आज उसका गुरूर टूट चुका था। आज तक किसी मर्द ने उसे उसकी मर्जी के बिना छुआ नहीं था, खुद उसके फियांसे भी नहीं। लेकिन आज बात अलग थी। आज वो पूरी की पूरी किसी और के होकर आई थी। उसके अपने फियांसे ने उसका सौदा कर दिया था। कांची का फोन लगातार रिंग करते रहा था। कांची अपने ख्यालों में इतना खोई थी कि उसे अपनी फोन की रिंग तक सुनाई नहीं दी। उसने क्लोजेट रूम में जाकर अपनी टॉवल ली और फिर वॉशरूम में चली गई। वह घंटों वही शावर के नीचे खड़ी रही। उसका दिल सब कुछ बर्बाद कर देने का कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस पूरी दुनिया को खत्म कर दे, तो वही फिर दोबारा उसका दिल खुद को खत्म कर देने को चाह रहा था। वह सोच रही थी कि काश यह एक बुरा सपना होता और वह अपनी आंखें खोले तो हकीकत पहली जैसी हो। रघुवंशी मेंशन। काव्यांश अपने मेंशन में पीछे वाली डोर से आया था ताकि उसके मॉम और डैड को उसे इस हालत में देखकर कोई प्रॉब्लम ना हो। वह जानता था कि अगर उसके मॉम डैड ने उसे इस तरह देखेंगे तो उसे 1000 सवाल करेंगे और इस वक्त उसके पास उन सवालों की कोई जवाब नहीं थे। वह जब अपने रूम में आया और अपने शर्ट को उतारा तो उसकी बॉडी पर कांची के नाखूनों के निशान थे। उसे उन निशानों से दर्द महसूस हो रहा था। जब उसकी यह हाल थी तब
ओ कांची की क्या हाल होगी, वह यही सोच रहा था। वह कांची से बदला लेना चाहता था, लेकिन किसी की इज्जत के साथ खेलकर अपने बदले को पूरा नहीं करना चाहता था। अपने फोन को उठाकर उसने किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और फिर फोन को वापस टेबल पर रखते हुए टॉवल को लेकर वॉशरूम में चला गया। दोनों ही साथ में अपने अपने शावर के नीचे भीग रहे थे। दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत से सवाल थे। जहां कांची के दिल में प्यार के लिए नफरत पैदा हो रही थी, तो वही काव्यांश के दिल में कांची के लिए तरस आ रहा था। रघुवंशी इंडस्ट्री के सामने एक ब्लैक कलर की बुलेट रुकी। बुलेट को देखते ही सभी गार्ड उस बुलेट को देखने लगे और वह सभी गार्ड अलर्ट हो गए। उन्हें लगा कि कोई अटैकर है, क्योंकि कांची ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कलर जीन्स और हुडी पहनी थी। सभी गार्ड अपनी गन कांच बड़ी ही की तरफ पॉइंट कर दिया। कांची गन को देख अपना हेलमेट उतारा, उसके बाल हवा में लहरा गए। एक लड़की को देख सभी गार्ड ने अपनी गन को नीचे कर दिया। कांची जैसे ही अंदर जाने को हुई तो कांची को रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? कांची अपनी तीखी नजरों से देखते हुए गार्ड से कहा, तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अपने बॉस से जाकर कहो कि कांची अग्रवाल मिलने आई है। उससे एक गार्ड वहां से ऑफिस के अंदर चला गया। वो 15 मिनट बाद ऑफिस के बाहर आते हुए कांची से कहा, सॉरी मैम, लेकिन बॉस आपसे नहीं मिलना चाहते और वह आपको जानते तक नहीं है। कांची अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए गुस्से से ऑफिस के अंदर घुस गई। सभी गार्ड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। कांची ऑफिस के अंदर खड़े हो गई। इससे पहले रघुवंशी इंडस्ट्रीज में किसी लड़की ने कदम नहीं रहा था। रघुवंशी इंडस्ट्रीज में सिर्फ मेल एम्प्लॉय ही काम करते थे। कांची ने रिसेप्शन पर खड़े लड़के से पूछा, मिस्टर रघुवंशी का कैबिन कौन सा है? रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने जब कांची को देखा तो वह एक पल के लिए डर गया। कांची आज बिल्कुल काव्यांश की तरह उसे नजर आ रही थी। गुस्से से लाल चेहरा था उसका। उसकी आंखें दिखने में डरावनी लग रही थी। उस लड़के ने कहा, सेकेंड फ्लोर, लेफ्ट साइड। कांची बिना किसी को देखे हुए लिफ्ट के पास जाकर लिफ्ट के अंदर जाकर सेकेंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। कांची काव्यांश के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसने नॉक किया तो अंदर से कोल्ड आवाज आई, कम इन। कांची अंदर गई तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम इतनी बेशर्म निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। काव्यांश जो अपनी चेयर को कांची की तरफ करके बैठा था, उसने चेयर को पलटते हुए कांची को देखते हुए कहा, आवाज नीचे और तुम नहीं आप कहो मुझे। और मैंने क्या गलत कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता, समझ में आया? कांची दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे दोगले मर्द से मुझे नफरत है। तुम्हें मेरे साथ सोए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इंटरेस्टिंग मिस्टर रघुवंशी, वैसे भी मैं तुम्हें खुद के बारे में याद दिलाने नहीं आई हूँ। रणबीर कहाँ है और क्या किया है तुमने उसके साथ? कांची के बातों से काव्यांश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि कांची ने उसे दोगला कहा था। काव्यांश ने कांची से कहा, मेरा असिस्टेंट इस वक्त कहाँ है? इट्स नॉट योर प्रॉब्लम मिस अग्रवाल। कांची गुस्से से अपने दोनों हाथों टेबल पर रखते काव्यांश के सामने झुकते हुए काव्यांश से कहा, मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि वह मेरा फियांसे है। काव्यांश अपनी चेयर से उठकर खड़े होते हुए गुस्से से कांची से कहा, वह तुम्हारा कुछ नहीं है। उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है और अब से तुम काव्यांश रघुवंशी की प्रॉपर्टी हो। और आज के बाद और अभी से अगर तुमने किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचने की हिम्मत की, यह उनका ख्याल में भी तुम्हारे दिमाग में आया ना, तो मैं तुम्हें वह सजा दूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। कांची हैरानी से काव्यांश को देख रही थी। उसने काव्यांश को देखते हुए कहा, तुम मुझे सजा दोगे? होते कौन मुझ पर हक जताने वाले? मुझसे इश्क हो गया है। काव्यांश अपनी चेयर से निकलकर कांची के बिल्कुल करीब आकर कांची के हाथों को पकड़कर कांची बिल्कुल अपने करीब कर कांची कमर कसकर पकड़ते हुए कहा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, जुनून, तुमसे सब कुछ हो गया है मेरी वन नाइट बीवी। आखिर कहाँ गया रणवीर? काव्यांश क्या सच में कांची से इश्क करने लगा?
कांची गुस्से से काव्यांश को देखते हुए कहा, व्हाट रबिश, क्या कहा तुमने? वन नाइट बीवी, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हारी कोई बीवी वीवी नहीं हूँ। काव्यांश कांची के चेहरे पर आए हुए बाल को अपनी इंडेक्स फिंगर से पीछे करते हुए कहा, नहीं हो तो हो, बन जाओगी ना बीवी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम कहो तो अभी शादी कर ले। कांची काव्यांश की कैद से छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए काव्यांश से कहा, क्या तुम साइको हो? काव्यांश ने तुरंत कहा, तुम्हारे प्यार में मैं साइको बन गया। कांची ने खींचते हुए कहा, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? काव्यांश ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से कहा, कितनी बार बताया तो बीवी कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा वजूद चाहिए और तुम्हारी मोहब्बत, क्या ये चाहना गलत है? कांची ने गुस्से से चीखते हुए कहा, ये कैसी जिद है? काव्यांश ने कांची से कहा, यह जिद जुनून है। इतना कहकर काव्यांश ने अपने दिल के साइड कांची के हाथ को रख कर कहा, इस बदतमीज दिल को तुमसे इश्क हो गया। कांची तुरंत अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहा, बस करो, क्या साइको पंती है? क्यों मेरी लाइफ को हेल बना रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? काव्यांश कांची की लटों से खेलते हुए कांची से कहा, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल नहीं बना रहा, मैं तुम्हारी लाइफ को हेवन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्यांश ने चिल्लाते हुए कहा, इसलिए कितनी बार कह चुका बड़ी हूँ कि प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक तुम हो जो मुझसे दूर भाग रही हो। कांची गुस्से से काव्यांश के कॉलर को पकड़ते हुए चीखते हुए कहा, 4 दिन में प्यार नहीं होता मिस्टर काव्यांश रघुवंशी, तो ये बकवास करना बंद कीजिए। काव्यांश कांची की गुस्से भरी आंखों में देखते हुए कांची से कहा, तो क्या 4 साल में होता है प्यार, जो तुम्हारे फियानसे ने किया था तुमसे और चीट भी कर दिया? प्यार तो एक पल में भी होता है ना, और वही प्यार मुझे तुमसे हुआ है। मेरी बातों पर यकीन नहीं तुम्हें बीवी? कांची आंखों में गुस्सा लिए उसका कॉल र छोड़कर दर्द भरी मुस्कुराहट और तंज कसते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मुझे तुम जैसे दोगले मर्द की बातों पर यकीन नहीं होता, जो मेरे साथ कुछ घंटे पहले बिताई हुई रात को भूल सकता है, तो वह इंसान कुछ भी कर सकता है। कांची की बातों से काव्यांश को गुस्सा तो जरूर आया था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कांची के चेहरे को दबोच कर कहा, बीवी, तो तुम्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैं तुम्हें भूल गया, तो सॉरी बीवी, मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान करने लिए मजाक किया था। वह दोनों गुस्से में ही सही एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन दोनों को अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। कांची समझ चुकी थी कि उसके सामने एक खड़ा सिरफिरा इंसान से बात करके कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो मुझे। काव्यांश ने कांची की आंखों में देखते हुए कहा, एक शर्त पर। कांची उसे सवालिया नजरों देखने लगी, मानो पूछ रही हो, कैसी शर्त? काव्यांश ने कहा, मुझसे शादी कर लो। कांची ने कहा, नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। सिंपल लैंग्वेज समझ नहीं आती क्या? काव्यांश कांची के गले पर पड़े बाइट मार्क्स को सहलाते हुए कोल्ड टोन में कहा, मान जाओ और मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करो, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो बीवी। इतना कहकर काव्यांश ने कांची को छोड़ते हुए सोफे पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर कांची को देखते हुए कहा, एक फेवर करता हूँ, तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, मुझसे शादी करके मेरी बीवी बन जाओ और अपने एक्स फियांसे को बचा लो, और दूसरे ऑप्शन है मीडिया के सामने झुककर मेरे जूतों पर नाक रगड़कर माफी मांगो और यह कहो कि तुम मुझसे 1 साल की कैद चाहती हो। इतना कहकर काव्यांश कांची के सामने खड़ा हो गया। कांची काव्यांश के सामने खड़े होकर काव्यांश की लूज टाई को अपने हाथों सही करते हुए एक झटके से कस करते हुए काव्यांश की जैकेट को सही करते हुए कहा, मुझे दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल मीनिंगलेस लग रहे मिस्टर रघुवंशी। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब कभी मुझे एग्जाम में ऑप्शन समझ में नहीं आते तो मैं उन्हें टिक नहीं करती थी, बल्कि उन्हें छोड़ देना सही समझती थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।
इतना कहकर कांची ने एक नज़र काव्यांश को घूरा और फिर वह से चली गई। काव्यांश कांची को जाते देखते हुए एटीट्यूड से कहा, जहाँ जाना है जाओ बीवी, क्योंकि लौटकर आना तो तुम्हें काव्यांश रघुवंशी के ही पास है। टॉर्चर सेल, ये सेल बिल्कुल अपनी नाम की तरह है। यह लोगों को इस तरह टॉर्चर किया जाता था कि लोग मौत की दुआ करते थे। रणवीर एक चेयर पे बंधा था। उसके बॉडी पर कुछ ऐसी मशीन लगी थी जिससे करंट दिए जाते हैं। उसकी बॉडी पर जगह जगह कट लगे थे। वो इस वक्त दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। वो हैंडसम चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था। तभी उस टॉर्चर सेल का डोर ओपन हुआ और काव्यांश अंदर आया, जिसके चेहरे पर बेतहासा गुस्सा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। काव्यांश रणवीर के पास आकर रणवीर के सामने एक चेयर पर किसी राजा की तरह पैरों को क्रॉस कर बैठ गया और अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो उसके एक आदमी ने रणवीर के बाल को पीछे पकड़कर खींच के रणवीर का चेहरा ऊपर कर दिया। रणवीर की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाए। रणवीर काव्यांश के चेहरे को देख सहम गया और डर से थर थर कांपने लगा। काव्यांश की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि अच्छों को पसीने छूट आए। काव्यांश ने अपनी खतरनाक और रौबदार आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ डबल क्रॉस करने की? अब तुम क्या, तुम्हारी रूह भी किसी को चीट करने के बारे में नहीं सोचेंगी। इतना कहकर अपने सामने खड़े भयानक और खूंखार दिखने वाले टॉर्चर सेल के गार्ड से काव्यांश ने कहा, इसे इस कदर टॉर्चर कारो कि यह मरे नहीं लेकिन जिंदा भी न रहे। इसकी चीख मेरे कानों तक आनी चाहिए। इतना कहकर काव्यांश वहां से चला गया। क्या काव्यांश की जिद के सामने कांची हार जाएगी? एक हफ्ते बाद। कांची इन एक हफ्ते में बहुत बिजी थी। वह दिल्ली कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ती और जीतती थी। हारना उसने सीखा ही नहीं था और यह सब होने के बाद जीतना उसका जुनून बन चुका था। वह इतनी बिजी रहती कि सुबह में और रात में ही सिर्फ अपनी मम्मा से मिलती और बात करती थी। बाकी टाइम वह कोर्ट में गुजारती और अमृता जी हॉस्पिटल में। कांची अपने ऑफिस में बैठी थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन रिंग की आवाज सुन कांची जो फाइल को रीड कर रही थी, जब अपने फोन को पिक किया तो फोन के दूसरी साइड एक लेडी ने थोड़े सख्त आवाज पूछा, कांच रणवीर कहाँ है? कांची उस आवाज को सुन शॉक्ड हो गई। ये रणवीर की मॉम सोनाली जी थी, जो कांची को प्यार से कांच बुलाती थी। कांची इन एक हफ्तों में रणवीर के दिए गए धोखे को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज फिर से उसके जख्म ताज़ा हो गए। उसने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सोनाली जी से कहा, मैं नहीं जानती आंटी कि आपका बेटा कहाँ है। सोनाली जी जो फोन की दूसरी साइड मित्तल विला में बैठी थी, कांची की बात सुन हैरान हो गई, क्योंकि आज कांची उन्हें मॉम कहने की बजाय आंटी कह रही थी और रणवीर का नाम लेने की बजाय उनका बेटा कह रही थी। सोनाली जी ने कांची से थोड़े गुस्से से पूछा, क्या तुमने उससे झगड़ा किया है? एक हफ्ते पहले वह तुम्हारे साथ ही गया था ना डेट पर, उसके बाद से वो वापस नहीं आया। मुझे लगा किसी ट्रिप पर गया होगा। मैं उसे एक हफ्ते से फ़ोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने उसके दोस्तों से भी पूछा लेकिन उन्हें नहीं पता। अगर किसी को नहीं पता तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा फियांसे कहाँ है। आखिर तुम उसकी फियांसे हो। तुम दोनों की हफ्ते बाद शादी होने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? कांची की आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसने और कसकर फोन को पकड़ते हुए सोनाली जी से कहा, आंटी मेरा आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। जो भी रिश्ते थे मैंने एक हफ्ते पहले ही खत्म कर दिए हैं। आपका बेटा कहाँ है? किसके साथ है? मैं नहीं जानती, प्लीज आइंदा से मुझे कॉल मत कीजिएगा। इतना कहकर कांची ने फोन को काट दिया। कांची उन सुर्ख आंखों में आंसू था, लेकिन वह बहने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर उसके आंसू बहे तो कमजोर हो जाएगी। इस वक्त उसके पास कमजोर होने का ऑप्शन नहीं था। कांची यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। दोबारा से फोन रिंग होने पर कांची ने चीरते हुए फोन उठाकर कहा, आखिर आज सबको हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है सबकी?
तभी फोन की दूसरी साइड वाली बात सुन वो पूरी तरह से हैरान हो गई। उसके हाथ से फोन जमीन पर गिर गए। उसने जल्दी से अपनी बुलेट की उठाए और अपना पर्स लेकर वहां से चली गई। मित्तल विला सलोनी जी अपने फोन को बड़ी रे जा रही थी। आज पहली बार कांची का रवैया उन्हें बहुत खराब लगा था। आज पहली बार कांची ने उनसे इस तरह बात की थी। सोनाली जी जो कांची को बहुत पसंद करती थी। कांची उन्हें एक समझदार और सुलझी हुई लड़की लगी थी। लेक छोटी ईना आज कांची का रवैया देख उन्हें अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था। उन्होंने अमृता जी को फोन लगाकर कहा, मिसेज अग्रवाल मुझे आपसे बात करनी है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। हॉस्पिटल कांची दौड़ते हुए हॉस्पिटल आई। वो रिसेप्शन पे जाकर जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी पीछे से आवाज आई, मेरे साथ चलिए। उस आवाज को सुनकर कांची ने जब पीछे पलट कर देखा तो एक हैंडसम सा लड़का उसके सामने फॉर्मल सूट में खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपनी वॉच को देखते हुए कहा, लगता है आप कार को काफी स्पीड से ड्राइव करके आए हैं। कांची तेजी से सांस ले रही थी। एक नज़र गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान को और पूछा, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस हैंडसम से लड़के ने मुस्कुराते हुए कांची से कहा, मैं अरुण हूँ और आपको तो यहाँ हर कोई जानता है क्योंकि आप एक ऑर्डिनरी गर्ल है। आप एक अकेली ऐसी लड़की है जिसे मेरे बॉस ने पसंद किया है। कांची को अरुण की बातें समझ में नहीं आ रही थी। कांची अरुण को सवालिया नजरों से देख रही थी, मानो जैसे वह पूछ रही हो कि वह कहना क्या चाहता है। अरुण कांची की नजरों को देखते हुए कहा, आप मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इतना कहकर वह आगे चला गया। कांची ना चाहते हुए उसके पीछे चले गई। अरुण चलते हुए एक रूम के पास खड़ा हुआ जिस रूम के ऊपर लिखा था रूम नंबर 321। अरुण अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कांची से कहा, आप अंदर जाइए, मुझे इसके आगे जाने की परमिशन नहीं। कांची बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वह डोर को तुरंत ओपन कर अंदर गई तो सामने का नजारा देख जम गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसकी धड़कन रुक सी गई, दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे क्योंकि सामने बेड पर रणवीर बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। उसके चारों तरफ मशीनें लगी थी, उसे ऑक्सीजन मास्क लगे थे। कांची की आंखों से आंसू बह रहे थे। रणवीर ने भले ही उसे धोखा दिया था लेकिन वह कभी भी रणवीर की ऐसी हालत नहीं कर सकती थी और न ही उसे ऐसी हालत में देख सकती थी क्योंकि वह रणवीर से सच में बहुत प्यार करती थी। प्यार एक पल में हो जरूर जाता है लेकिन एक पल में भुलाया नहीं जाता। वह जैसे ही रणवीर के करीब जाकर रणवीर के चेहरे को छूने को हुई, एक रफ हाथों ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर पीछे खींच लिया। इस तरह खींचे जाने पर कांची उस इंसान के सीने से जा लगी। उस इंसान की परफ्यूम की स्मेल से कांची की नाक भर गई और उसका सिर चकरा गया। वह इंसान किसी पत्थर की तरह खड़ा था। आखिर कौन था ये शख्स? रणवीर हॉस्पिटल कैसे आया? कांची ने जब अपनी नीली आंखों को ऊपर करके देखा तो उसके सामने वही नीली गुस्से भरी आंख थी जिसे वह कभी नहीं देखना चाहती थी। कांची के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। जो कुछ देर पहले रो रही थी अब उसकी आंखों में बेपनाह गुस्सा था। कांची ने गुस्से से कहा, मिस्टर रघुवंशी मेरा हाथ छोड़े। काव्यांश ने गुस्से और एटीट्यूड से कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है लॉयर बीवी, और मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुम भूल गई? मैंने कहा था ना, मेरे अलावा किसी और आदमी के बारे सोचना भी मत। छूने की तो दूर की बात है लेकिन तुमने ये गलती की है इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कांची हैरानी और सवालिया नजरों से काव्यांश को देखने लगी तो काव्यांश ने कांची से कहा, मेरी लॉयर बीवी मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या पहली बार अपने साइको आशिक को देखा है? कांची भी उसी तरह काव्यांश से कहा, सही कहा, मैंने बहुत से आशिक देखे थे लेकिन तुम जैसा बेशर्म साइको आशिक नहीं देखा था। मुझे छोड़ दो वरना। काव्यांश में कांची की बात को बीच में काटते हुए कहा, वरना क्या? लॉयर बीवी।
कांची ने काव्यांश की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मुझे अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। काव्यांश ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं तो डर गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी लॉयर बीवी कुछ भी कर सकती है। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की, यह सोचा भी, तो तुम्हारा एक्स सो कॉल द फियांसे दुनिया से गायब हो जाएगा। काव्यांश की टोन ऐसी थी कि कोई भी डर जाए। कांची तो फिर भी एक लड़की थी, उसे काव्यांश से डर लग रहा था, लेकिन वो खुद के डर पर काबू करते हुए काव्यांश से पूछा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? काव्यांश अपने थंब से कांची के गाल पर सूख गए आंसू से साफ करते हुए कहा, शादी करना चाहता हूँ अपनी लॉयर बीवी से। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे उसी मंडप पर शादी करो जिस मंडप पर तुम अपने एक्स फियांसे से करना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी दुनिया के सामने से प्रपोज करो और कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर हम शादी करेंगे। कांची काव्यांश को देखते हुए नॉर्मल टोन में ही कहा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? काव्यांश काशी की कमर को कसकर पकड़कर उसे बिल्कुल अपने करीब कर अपने फोरहेड को कांची के फोरहेड से टच करते हुए कांची से कहा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पहले तुम्हारा ये सो कॉल्ड फियांसे मरेगा, उसके बाद तुम्हारी माँ। काव्यांश ने इतना ही कहा था कि कांची ने गुस्से से काव्यांश के कॉलर को पकड़कर अपनी लाल आंखों से काव्यांश की आंखों में देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी मामा के करीब जाने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं अब तक तुम्हारी बकवास सुन रही थी क्योंकि तुम मुझ तक थे, लेकिन अगर तुमने मेरी मामा को इन सब में शामिल किया ना तो आई स्वेयर आई विल किल यू। कांची की आंखों में गुस्से का तूफान देख उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने जल्दी से अपने मुस्कुराहट को गायब कर कांची के दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, लॉयर बीवी में भी अपनी सासू माँ को परेशान नहीं करना चाहता और उनका दामाद बनने से पहले उन्हें मारना भी नहीं चाहता। तुम मान जाओ तो मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा, और इसे मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि तुम्हारे फियांसे की जो कंडीशन इस वक्त है वह मैंने की है। कांची शॉक्ड रह गई। काव्यांश इतना कहकर कांची की कलाई को पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाने लगा तो कांची अपनी कलाई से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, साइको कहीं के। काव्यांश उसे उसी तरह खींचते हुए ले जा रहा था। सभी हॉस्पिटल के लोग उन्हें देख नजरें झुका रहे थे। काव्यांश जब बाहर आया तो हॉस्पिटल के बाहर अरुण खड़ा था और 3 कार भी खड़ी थी। रात काफी हो चुकी थी। काव्यांश कांची के हाथ को पकड़े हुए कार की बैकसीट का डोर ओपन कर कांची को बैक सीट पर धक्का देते हुए कार के डोर को बंद कर दिया। काव्यांश थोड़ा सा झुककर मिरर पर हाथ रखते हुए कांची को देखते हुए कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारे पास 12 घंटे है, उसके बाद मैं वह करूंगा जो मैंने कहा है। कांची कार के डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लॉक था। कांची को देख काव्यांश ने कांची से कहा, कोशिश बेकार है काव्यांश, रघुवंशी की कैद से आजाद होना नामुमकिन है। कांची गुस्से से जैसे ही काव्यांश का में नोचने को हुई, काव्यांश पीछे हो गया और कांची को देख कहा, छू छू, ये सब करना बेकार है। जंगली बिल्ली। कांची की आंखें नम थी। उसे अपने सामने खड़े इंसान से बेहद नफरत हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, साइको डेविल, आई हेट यू। काव्यांश अपने गूगल को पहनते हुए कहा, बट आई लव मेरी जम गली बिल्ली। कार वहां से चली गई। काव्यांश कांची को जाते देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल खाली थी। मसूरी। एक खूबसूरत लड़की अपने रूम खड़ी वाल पर लगी बड़ी सी फोटो फ्रेम को बहुत जुनूनियत से देख रही थी। उसकी आंखों में एक सनक थी। उसके रूम में चारों तरफ काव्यांश की फोटो थी, यहाँ तक कि काव्यांश की फोटो की बेडशीट, कुशन, पिलो सब कुछ था। उसके बेड के ऊपर काव्यांश की एक बहुत बड़ी सी फोटो फ्रेम लगी थी। वह फोटो फ्रेम आधी वाल को कवर किए था। उस लड़की ने वार्डरोब के पास जाकर एक ब्लैक कोट को निकलकर पहनते हुए उस कोट से आती खुशबू को महसूस कर रही थी। उसके होंठों पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। उस लड़की ने पिंक शॉर्ट ड्रेस और हाई हील पहना था।
शोल्डर से थोड़े नीचे बाल थे, दूध जैसी सफेद थी, होंठों पर बिल्कुल रेड लिपस्टिक लगी थी, वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने आप को गले लगाते हुए काव्यांश को अपनी बाहों में महसूस करते हुए कहा, आई लव डार्लिंग, आखिर कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है इस लड़की का काव्यांश से? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।